सीटेट या स्टेट अर्थात प्रांतीय टीचर एबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोग राष्ट्रभाषा और हिंदी पर चर्चा किए थे कि किस तरह से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाए जाने के लिए संतों, महात्माओं, राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जबरदस्त आंदोलन संगठित किया गया था। इसी को दृष्टि में रखते हुए संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जब हिंदी को शिक्षण का माध्यम बनाने का प्रयास किया गया तो हिंदी शिक्षण के माध्यम को लेकर के तमाम विरोध हुए। इन विरोधों का कारण ये बताया गया कि हिंदी को शिक्षण के माध्यम बनाने में अनेकानेक समस्याएं दिखलाई दे रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हिंदी को शिक्षण का माध्यम बना दिया जाए तो इससे अहिंदी भाषी क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, बंगाल के बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विरोध करने वाले लोगों ने तर्क दिया कि अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो बालक हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वे हिंदी सीखने में अरुचि प्रकट करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जिस प्रकार से हिंदी भाषी क्षेत्र जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, वे अंग्रेजी सीखने में अरुचि प्रकट करते हैं, अंग्रेजी सीखने से कतराते हैं, उसी प्रकार से हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वे हिंदी सीखने से कतराते, हिंदी सीखने में अरुचि दिखाते हैं। उन्होंने दूसरा तर्क दिया था कि हिंदी का व्याकरण रटाया जाता है और रटे हुए तथ्य भूल भी सकते हैं। तथ्यों को रटने में कठिनाई होती है, जिससे अहिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हिंदी सीखने से दूर भागते हैं, हिंदी सीखने से कतराते हैं। विरोध करने वाले लोगों का तीसरा तर्क था कि हिंदी के शब्द कठिन होते हैं और इन शब्दों से अहिंदी भाषी बच्चों को, अहिंदी भाषी बालकों को डर लगता है, जिससे वे हिंदी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, हिंदी सीखने से कतराते हैं। विरोध करने वाले लोगों का चौथा तर्क था कि अहिंदी भाषी बच्चों के समक्ष पाठ्य पुस्तक की भी समस्या होती है, क्योंकि अधिकांश पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा में ही लिखी गई है, जिनके तथ्यों को अहिंदी भाषी लोग समझ नहीं पाते, और जब तथ्य को समझ नहीं पाते हैं तो उसमें उनकी रुचि विकसित नहीं हो पाती है। पांचवा तर्क दिया गया कि अहिंदी भाषी बच्चों के समक्ष शिक्षक की भी समस्या होती है।
क्योंकि एक कुशल शिक्षक वही होता है जिसे अपने विषय तथा विषय विधि का ज्ञान हो, जो सीखने वाले को कुशलता पूर्वक सिखा सके, जिसे सीखने वाले के रीति रिवाज परंपरा का ज्ञान हो, जो बुद्धिमान एवं धैर्यवान हो और जिसमें सहानुभूति हो। तो इस तरह से हिंदी का विरोध करने वाले लोगों द्वारा ये तर्क दिए गए, समस्याएं बताई गई और यह कहा गया कि हिंदी को पूरे भारत में शिक्षण का माध्यम न बनाया जाए, हिंदी को पूरे भारत में शिक्षा का विषय न बनाया जाए। प्रिय छात्रों, अधिकांश विद्वानों का मानना था कि हिंदी भाषा से संबंधित जो समस्याएं बताई गई हैं, ये समस्याएं जटिल नहीं हैं। ये समस्याएं समाधान इनका किया जा सकता है। ऐसी नहीं है कि इन समस्याओं का हल ही नहीं है। ये समस्याएं जो है जटिल हैं। इन विद्वानों का मानना था कि इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदी भाषी बच्चों पर हिंदी को थोपा न जाए, जबरदस्ती उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए बाध्य न किया जाए, बल्कि हिंदी भाषी जिन क्षेत्रों की जो मातृभाषा हो, जैसे बंगला, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो जिस क्षेत्र के जो मातृभाषा हो उसके माध्यम से अनुवाद विधि द्वारा हिंदी का अनुवाद कर उन्हें हिंदी सिखाने का प्रयास किया जाए। हिंदी का उनकी मातृभाषा में अनुवाद किया जाए और अनुवाद करके उनको हिंदी सिखाने का प्रयास अगर किया जाए तो उनके मन में जो हिंदी के प्रति अरुचि होती है उसे रुचि में बदला जा सकता है। इन लोगों का मानना था कि जहाँ तक व्याकरण की बात है तो व्याकरण को रटाने की जगह समझाने का प्रयास किया जाए और तथ्यों को उस क्षेत्र के प्रचलित उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए। जैसे व्याकरण के द्वारा उस क्षेत्र में जो प्रचलित एग्जाम्पल हो उनको बतलाया जाए। जैसे आप वर्ण पढ़ाए तो वहाँ के कोई पशु को जो है दिखा करके वर्ण को समझाए, कोई शब्द पढ़ाएं, वाक्य पढ़ाएं या लिंग वचन कारक पढ़ाएं, तो उस क्षेत्र में जो इस तरह से प्रचलित चीज़ हैं उनको एग्जाम्पल दें, उनको समझाएं और उसके द्वारा व्याकरण को बताने का प्रयास किया जाए। तो व्याकरण को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। तीसरा बात उन्होंने कहा कि हिंदी के कठिन शब्द जो होते हैं, तो हर भाषा के कोई ना कोई कठिन शब्द होते हैं। तो अगर हिंदी के जो कठिन शब्द हैं, इन शब्दों को हिंदी भाषी बच्चों के समक्ष रखा ही न जाए, बल्कि जो शब्द अधिकांश भारतीयों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं या जो लंबे समय से प्रचलित हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषी लोगों को हिंदी सिखाने का प्रयास किया जाए। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, आप देखते हैं महाराष्ट्र जाते हैं, बटाटा आलू को कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रचलित चीज़ें हैं, कठिन शब्द ना हो, सरल सरल शब्दों को उठा करके और उनके क्षेत्र में प्रचलित चीज़ों को समझा करके जो है वह अगर हिंदी सिखाने का प्रयास किया जाए तो ये जो कठिन शब्दों की समस्या है इनका समाधान किया जा सकता है। मेरे छात्रों, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि पाठ्य पुस्तक की भी कोई विशेष समस्या नहीं है।
जो पाठ्य पुस्तक हैं वो उनको नए सिरे से तैयार किया जाए। विषय के रूप में संबंधित क्षेत्र जो विषय हैं उन विषयों को संबंधित क्षेत्र के रीति रिवाज के रूप में सम्मिलित किया जाए, उनके त्यौहार के रूप में सम्मिलित किया जाए, वहाँ के साधु संतों की जीवनी को प्रस्तुत किया जाए, विषय में सम्मिलित किया जाए। उस क्षेत्र के जो राष्ट्रभक्तों द्वारा कार्य किए गए हैं उनको विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपने अपने क्षेत्र के साधु संतों के प्रति लगाव होता है, राष्ट्रभक्तों के प्रति लगाव होता है। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस का बंगाल में अगर उनके जीवन को हिंदी में अनुवाद करके समझाया जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का बंगाल में, दयानंद सरस्वती के कार्यों को गुजरात में, इसी तरह से दक्षिण भारत में तमाम जो है समाज सुधारक हुए, संत हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, और इनके जो जीवनी है इनकी जीवनी को समझाया जाए तो ये व्यक्ति जो होते हैं, साधु संत होते हैं, इनके प्रति लोगों का जो लगाव होता है तो इसको विषय में सम्मिलित किया जाए। और इनको सम्मिलित करके बच्चों को अगर हिंदी सिखाने का प्रयास किया जाए तो अपने क्षेत्र के साधु संतों, राष्ट्रभक्तों के प्रति लगाव होने के कारण उनमें हिंदी को सीखने की रुचि जागृत होती है। जहाँ तक पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य है तो यह कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान दिल्ली, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान दिल्ली में है और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। तो प्रकाशन का कार्य इनको सौंप दिया जाए और विषयों को लेकर के इनके द्वारा पुस्तकें प्रकाशित ऐसी की जाए जिनके पाठ्यक्रम में इन तथ्यों को सम्मिलित किया जाए। इन विद्वानों का मानना था कि जहाँ तक शिक्षक की समस्या है तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी सिखाने के लिए जिस अध्यापक को लिखा जाए, जिस अध्यापक को नियुक्त किया जाए, भेजा जाए, उसके लिए 2 भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाए कि जिस किसी भी अध्यापक को 2 भाषाओं का ज्ञान होगा उन्हीं को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी सिखाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। एक तो उस क्षेत्र की मातृभाषा का और दूसरा विषय का। अगर जिस किसी भी अध्यापक में ये योग्यता नहीं है तो उनको जो है अहिंदी भाषी क्षेत्र में शिक्षण कार्य हेतु न नियुक्त किया जाए। तो जो त्रिभाषा की योजना बनाई गई थी कि एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक मातृभाषा हर क्षेत्र की हर कक्षा में हर जगह पढ़ाया जाए, ये बहुत अच्छा था। और अगर इस त्रिभाषा की योजना को लागू किया जाए, स्थापित किया जाए, तो इसके माध्यम से संपूर्ण भारत में हिंदी को जो है वह शिक्षण का रूप प्रदान किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग तमिल सीखे, तेलुगु सीखे, कन्नड़ सीखे, बांग्ला सीखे, असमी सीखे, तो इस क्षेत्र के लोगों को भी लगेगा कि यार वहाँ भी सीख रहे हैं तो हम भी उनको सीखें। तो ये त्रिभाषा का फार्मूला जो है अपना करके आप हिंदी को शिक्षण का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है और इससे हमें 2 भाषाओं के, मातृभाषा और हिंदी के भी जो अध्यापक मिलते जाएंगे और इस तरह से हिंदी को शिक्षण का जो है स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हिंदी शिक्षण की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है।
अगर प्रयास किया जाए तो इसे जो है सरलता से हल किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, हम लोगों ने राष्ट्रभाषा के अंतर्गत राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की योग्यता क्या है, राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित होने के लिए हिंदी को देश का किन किन विद्वानों ने समर्थन किया, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या थी, समाधान क्या था, इन बिंदुओं पर चर्चा की। जैसा कि आपको मैं बतलाया था कि बीच बीच में प्रश्नों का भी जो है दर्शन हो, प्रश्न पर भी हम लोग परिचर्चा करें, क्योंकि मात्र पढ़ने पढ़ाने से तो काम नहीं चलता है। तो इसी प्रक्रिया में मैं अगले वीडियो में 30 प्रश्न का एक प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और 120 प्रश्न विशेष करके यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में आने की संभावना वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अगले लगभग 3-4 वीडियो में आपको 120 प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द, वर्ण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद पुनः हम लोग अपने मूल पेडागोजी पर आएंगे और विभिन्न स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य, विभिन्न स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आप लोग इन प्रश्नों में भाग लेना चाहते हैं कि ये प्रश्न आपको सबसे पहले मिले, तो आप लोग राधा रमण क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप तैयारी करें, प्रश्नों को देखें कि किस तरह से प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारा संदेश है।